गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश कुमार और कल हमने बात की थी साइंस के बारे में और साइंस में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था जेनेटिक्स। हमने कल कहां से स्टार्ट किया था? जेनेटिक्स से स्टार्ट किया था, ठीक है। और कल हमने बात की थी कि जो जेनेटिक्स की मतलब जेनेटिक्स होती क्या है, जेनेटिक्स के रिलेटेड जो प्रयोग है वो किसने किए थे, उस वैज्ञानिक के जीवन परिचय के बारे में यहाँ पे हमने कल चर्चा की थी, ठीक है। और यहाँ पे उसी से आगे आज स्टडी करते हैं। तो कल हमने बात कर ली थी कि जो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल था, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं यानी आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, उस वैज्ञानिक के जीवन परिचय के बारे में यहाँ पे पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने जिस पादप पर यानी मटर के पादप पर जो आनुवंशिक प्रयोग किया था, तो उन्होंने मटर के पादप पर 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का एक्सपेरिमेंट किया था। अर्थात मटर के पौधे में 7 जोड़ी ऐसे लक्षण देखे थे जो एक दूसरे के विपरीत दिखाई देते थे। तो उन लक्षणों को लेकर के उन्हें वंशागति का अध्ययन किया था। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो मटर का पादप था, ठीक है, उसके अंदर 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन कौन से हैं जिनको लेकर के मेंडल ने क्या किया था, आनुवंशिक प्रयोग किया था। तो यहाँ पे बात करते हैं पाइसम सेटाइवम में, पाइसम सेटाइवम में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। अब वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन से हैं जिनको लेकर के किसने प्रयोग किया था? आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को लेकर के क्या किया था, प्रयोग किया था। अब वो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण देखते हैं। लक्षण का प्रकार, प्रभावी और अप्रभावी। यहाँ पे प्रभावी अप्रभावी क्या होता है इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि 7 जोड़ी लक्षण है। कितने हैं? 7, 4, 5, 6 और ये 7। सबसे पहले बात करते हैं जैसे कि पादप की लंबाई। पादप की लंबाई, अब मेंडल ने 2 तरीके के पादप लिए थे, ठीक है ना। एक तो पूर्णतया से लंबा पादप था और दूसरा कैसा था? बोना पादप था। मेंडल ने मटर के 2 तरीके के पौधे देखे थे, जिसमें एक तो पूरा टॉल लंबा था, एक डॉर्फ यानी बोना था, ठीक है। दूसरी बात करते हैं बीज पत्र का रंग, ठीक है ना। दूसरा जो लक्षण मेंडल ने दूसरा जो विपर्यासी लक्षण जो मेंडल ने प्रयोग किया था वो कौन सा था? बीज पत्र का रंग। अब बीज पत्र के रंग के आधार पर 2 तरीके के मटर के अंदर बीज देखे गए, एक तो पीले रंग के और एक कैसे देखे गए? ग्रीन। अब यहाँ पे बीज पत्र क्या होता है? देखो बीज पत्र के बारे में देखो कि बीज पत्र के आधार पर पादप 2 प्रकार के होते हैं। बीज पत्र के आधार पर पादप कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। अपनी प्रकृति में बीज पत्र के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे पौधे जिनके बीज के अंदर एक ही बीज पत्र हो। देखो बीज पत्र के आधार पर प्रकृति में कितने प्रकार के प्लांट हैं? 2 प्रकार के। एक तो ऐसे प्लांट जिनके बीज में क्या हो? बीज में केवल एक ही बीज पत्र हो। बीज में केवल एक ही बीज पत्र हो, एक ही बीज पत्र हो, वो तो आपका क्या कहलाएगा? एक बीजपत्री। और जिसके बीज में क्या हो? 2 बीज पत्र हो, एक ही बीज पत्र हो, वो तो क्या कहलाएगा? एक बीजपत्री। ये तो एक बीजपत्री। तो एक प्रकार के प्लांट तो कौन से हो गए आपके? एक बीजपत्री पादप। दूसरे होते हैं जिसके बीज में 2 बीज पत्र हो, जिसके बीज में 2 बीज पत्र हो, ठीक है।
और जिसके बीज में 2 बीज पत्र होते हैं ऐसे पादप को हम क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री। क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री पादप कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रख लेना, बीज पत्र के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो बीज पत्र कैसी संरचना होती है, कैसी मतलब कैसे दिखाई देते हैं, क्या होते हैं, उसके बारे में देखो। आपने जैसे कि मटर का बीज देखा है और मूंगफली का बीज भी देखा है, आपने देखा है कि नहीं देखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मटर का बीज है, उस मटर के बीज के ऊपर का छिलका हटा दो आप। मटर के बीज का क्या हटा दोगे, छिलका। छिलका हटाने के बाद में आपको मटर की 2 दालें जैसी संरचना दिखाई देगी। जो दाल दिखाई देती है ना, वो ही क्या है, बीज पत्र है। इसी तरीके से मूंगफली का छिलका, अब मूंगफली के बीज का छिलका, यहाँ पे छिलका जो बाहर का छिलका नहीं, मूंगफली को भाई मूंगफली का जो बाहर का आउटर होता है वो तो फल वित्ती होती है, लेकिन जो बीज है मूंगफली के जो दाने होते हैं, ठीक है, गुड़ी कहते हैं जिसे, ठीक है, उसका छिलका हटाओ रेड रेड वाला, और फिर आपको 2 दाल दिखाई देगी, मूंगफली के बीज में 2 दाल दिखाई देगी, वो क्या कहलाएगी, बीज पत्र। इसी तरीके से चना है, चने का छिलका हटा दो, ठीक है, बीज का छिलका, चने के बीज का जो बीज चोल होता है जिसे छिलका बोलते हो, ठीक है, वो हटाने के बाद में आपको चने के बीजों में क्या होंगे, 2 बीज। तो जिसके अंदर बीज के बराबर 2 स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं, जिस बीज के अंदर बीज के बराबर 2 स्पष्ट भाग दिखाई देते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, द्विबीजपत्री पादप कहलाते हैं। ये बात नोटिस कर लेना, ध्यान में रख लेना कि जिसके बीज में 2 स्पष्ट बीज पत्र दिखाई देते हैं वो द्विबीजपत्री और 1 बीजपत्र होगा, तो 1 बीजपत्री, ठीक है। तो मटर में बीज पत्र के आधार पर एक तो पीले रंग के बीज पत्र बन रहे थे और एक हरे रंग के, ठीक है ना। फिर आगे बात करते हैं बीज की आकृति। अब देखो बीज की आकृति की बात की जाए तो मटर के अंदर 2 प्रकार के दाने बनते हैं, एक तो गोल आकृति के और एक बनते हैं आपके झुर्रीदार। मटर के अंदर 2 प्रकार के दाने देखे मेंडल ने, एक तो गोल बीज बिल्कुल राउंड शेप, क्लीन राउंड शेप, और एक कैसे देखे थे, ऐसे झुर्रीदार बीज देखे थे, ठीक है ना। इसके अलावा आगे बात करते हैं पुष्प का रंग। अब यहाँ पे मटर में 2 तरीके के पुष्प है, ठीक है, एक तो होता है सफेद और एक होता है बैंगनी, ठीक है ना। इसके अलावा आपके पुष्प की स्थिति, तो मटर के पादप में पुष्प की स्थिति के आधार पर 2 प्रकार के पादप देखे गए, एक तो आपके जिसमें पुष्प कक्षाओं में बनते हैं, कक्षीय स्थिति वाले, और एक हो गए आपके अग्रस्थ या शीर्षस्थ, ठीक है ना। इसके आगे बात करते हैं फली का रंग। अब फली के रंग के आधार पर 2 प्रकार की फली देखी गई मेंडल ने, एक तो पूर्णतः ऐसी हरी फली देखी थी मटर की और एक देखी थी पीली फली, ठीक है। फिर बात करते हैं फली का आकार। अब 2 तरीके की फलियां बनती है मटर के पादप में, एक तो फली का आकार में एक तो बनती है आपकी फुली हुई, ठीक है, और एक बनती है आपकी चपटी। तो इस तरीके से मेंडल ने मटर के पादप में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण खोजे थे, जिन पर खोजने को तो वैसे तो 34 विपर्यासी लक्षण देखे थे, लेकिन जिन पे इन्होंने प्रयोग किया था वो कितने जोड़ी थे, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे। कितने जोड़ी थे, 7 जोड़ी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। याद रखने हैं कि आपको देखो पादप की लंबाई 2 तरीके के पौधे, लंबा बोना, बीज पत्र का रंग पीला हरा, बीज की आकृति गोल झुर्रीदार, पुष्प का रंग सफेद बैंगनी, पुष्प की स्थिति कक्षीय अग्रस्त। अब देखो ये क्या होती है, कक्षीय स्थिति होती है। मान लीजिए ये कोई पादप है, ठीक है, और इस पादप के शीर्ष भाग पर फूल बनता है, पादप के शीर्ष भाग पर फूल बनता है, तो ये स्थिति तो क्या कहलाएगी, शीर्षस्थ। भाई किसी भी मतलब और कहीं पे भी जितनी भी शाखाएं बढ़ती है, ठीक है, उसके उन शाखाओं पे फूल न बन करके केवल कहाँ पे बने, उसके शीर्ष भाग पर बने। कक्षाओं में कहीं पे भी तने पर कहीं पे भी फूल नहीं लगे, बाकी केवल कहाँ पे लगे, टॉप पे लगे,
शीर्ष पे लगे वो शीर्षक। और जब मान लीजिए कक्षाओं में फूल बनते हैं, ठीक है ना, वो कौन सी स्थिति होती है, कक्षीय होती है। तो इस तरीके से पुष्प की स्थिति के आधार पर दो प्रकार के, कक्षीय और अग्रस्त। फिर फली का रंग हरा और पीला, और फिर लास्ट में बात करते हैं फली का आकार फूली हुई और चपटी। इस तरीके से मेंडल ने 7 जोड़ी विपरीयसी लक्षण लेकर के क्या किया था, प्रयोग किया था, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं ये 7 जोड़ी विपरीयसी लक्षण हो चुके हैं। आगे बात करते हैं आपके कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना। भाई बात आती है कि मेंडल ने प्रयोग के लिए मटर का पौधा ही क्यों चुना। और भी प्रकृति में बहुत से पौधे थे, उनका भी चुनाव कर सकता था एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन कुछ कारण है जिसके लिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए क्या किया था, मटर का पौधा चुना था। तो यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन बनता है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना। अब क्यों चुना, इसके पीछे क्या क्या रीजन थे, 1 बाय 1 देखते हैं। पहला रीजन देखो, यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो मटर का पादप होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, एक वर्षीय और शाकीय होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात यही बतानी है कि मटर का पादप एक वर्षीय एवं शाकीय होता है। अब देखो, एक वर्षीय से तात्पर्य क्या होता है, एक वर्षीय का मतलब होता है कि अपनी जितनी भी फसलें होती है वो सारी एक वर्षीय कहलाती है। एक वर्षीय पादप का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जो एक विशेष ऋतु में, एक सीजन में अपना जीवन काल पूर्ण कर लेते हैं, अर्थात अंकुरित भी होते हैं, वृद्धि भी करते हैं, फूल भी बनते हैं, बीज भी बनते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। तो ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे, एक वर्षीय। अर्थात जो पादप एक विशेष ऋतु में अपना जीवन काल पूर्ण कर लेते हैं, ऐसे पौधे को हम क्या कहेंगे, एक वर्षीय कहेंगे। दूसरे प्रकार के होते हैं द्विवर्षीय। द्विवर्षीय का मतलब होता है जिनमें क्या होता है कि पहले वर्ष में तो क्या होता है कि पौधे की वानस्पतिक भाग, जैसे शाखाओं की वृद्धि हो गई, ठीक है ना, पेड़ के तने की मोटाई की वृद्धि हो गई, तो ये वृद्धि होती है, वो तो हो गया मतलब एक वर्ष में तो वानस्पतिक भागों की वृद्धि, और दूसरे वर्ष में उसमें बीज, फल आदि बनते हैं। ऐसे पौधों को क्या बोलते हैं, हम द्विवर्षीय बोलते हैं। और कुछ ऐसे द्विवर्षीय के, और अधिकांश हमारी प्रकृति में क्या है, बहुवर्षीय। बहुवर्षीय का मतलब होता है जिनमें प्रतिवर्ष फल फूल बीज बनते हैं तथा वो क्या करते हैं, अपनी पूर्ण वृद्धि करने के पश्चात क्या उत्पन्न करते हैं, फल फूल बीज उत्पन्न करते हैं और कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या कहेंगे, बहुवर्षीय कहते हैं। तो यहाँ पे मटर का पौधा वो होता है वो एक वर्षीय है। और शाकीय का मतलब होता है कि इसमें कठोर मजबूत लकड़ी नहीं बनती है, ठीक है ना। इसके अलावा दूसरी बात आती है मटर में द्विलिंगी पुष्प बनते हैं, द्विलिंगी पुष्प बनते हैं, ठीक है ना। और जो द्विलिंगी पुष्प बनेंगे वो कैसे हैं, यहाँ पे तितलीदार। मटर के पुष्प कैसे होते हैं, तितलीदार होते हैं, ठीक है, तितलीदार यानी तितली की जैसी आकृति के पुष्प बनते हैं। इधर देखो द्विलिंगी का मतलब क्या है, यहाँ पे द्विलिंगी से तात्पर्य होता है कि देखो बाइसेक्सुअल। अब यहाँ पे पुष्प के अंदर 2 प्रकार के जननांग होते हैं, द्विलिंगी को बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके जो द्विलिंगी पुष्प होता है, ठीक है ना, उसके अंदर 2 जननांग हैं। एक तो होते हैं आपके नर जननांग, पुष्प के नर जननांग, और दूसरे होते हैं मादा जननांग, नर जननांग और मादा जननांग, ठीक है।
अब पुष्प का नर जननांग तो क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है, तो पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पुमंग। पुष्प का नर जननांग तो क्या कहलाता है? पुमंग। और मादा जननांग क्या कहलाता है? स्त्रीकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्रीकेसर, ठीक है ना, या जायांग कहलाता है, ठीक है ना। तो याद रख लेना कि पुष्प के अंदर दो जननांग होते हैं, एक तो नर जननांग, एक अगर मान लीजिए कि ऐसा फूल जिसके अंदर दोनों जननांग पाए जाते हैं वो तो द्विलिंगी कहलाएगा, और मान लीजिए ऐसा फूल हो जिसमें केवल एक ही जननांग हो, या तो उसमें नर जननांग होगा तो नर पुष्प कहलाएगा, और मादा जननांग होगा तो मादा पुष्प। तो ऐसे पुष्प जिनके अंदर दोनों जननांग होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं। तो मटर में क्या होते हैं? द्विलिंगी पुष्प बनते हैं, जो कैसे होते हैं? तितलीदार। जिससे क्या हो सकता है कि इनमें, आगे लिख रहा हूं, इनमें स्वपरागण तथा परपरागण आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है। इनमें स्वपरागण और परपरागण क्या होगा? आसानी से हो जाएगा, क्योंकि पुष्प कैसा है? द्विलिंगी। तीसरी बात करते हैं कि जो मटर का पादप होता है वो छोटा होता है। मटर का पादप छोटा होता है, ठीक है ना, और छोटा होने के कारण इसको क्या है? कम स्थान पर अधिक संख्या में उगाया जा सकता है। अधिक संख्या में उगाया जा सकता है, ठीक है। चौथी बात करते हैं कि जो मटर का पादप होता है इसके अंदर अनेक जोड़ी विपर्यासी लक्षण होते हैं, वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो मटर में अनेक विपर्यासी यानी एक दूसरे के विपरीत विपर्यासी लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है ना। अर्थात कि मटर के पौधे में जो लक्षण है, ठीक है, उन्हें देखने के लिए हमारे को किसकी आवश्यकता नहीं होती है? माइक्रोस्कोपी की यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं होती है स्पष्ट। तो ये 4 रीजन ऐसे हैं जिनके कारण मेंडल ने क्या किया था? अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना था, ठीक है। तो आप इन 4 रीजन्स में से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना था, ठीक है ना। तो 2 चीजें क्लियर हो चुकी है। एक तो हमने पढ़ा है कि जो मटर के अंदर जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण जो मेंडल ने प्रयोग किए थे वो। दूसरी बात पढ़ी है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा क्यों चुना है। ये बातें कंप्लीट हो चुकी है। अब बात आती है कि मेंडल को सफलता क्यों नहीं मिली थी। मैंने बात की थी ना कल कि भाई मेंडल के प्रयोगों को जीते जी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन मरने के बाद में 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के प्रयोगों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। इसी कारण आज हम क्या पढ़ रहे हैं? जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो अगली बात आती है कि मेंडल को सफलता क्यों नहीं मिली थी उसके बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मेंडल की असफलता के कारण नहीं, ऐसा लिखो, मेंडल को हाँ मेंडल की असफलता लिख लो, असफलता के कारण, ठीक है ना। मतलब मेंडल को जीते जी सफलता क्यों नहीं मिली थी उसके बारे में। तो पहली बात है कि उस समय किसके प्रयोग चल रहे थे? डार्विन के प्रयोग, ठीक है ना। अब डार्विन के कौन सा प्रयोग चल रहा था? नई जातियों की उत्पत्ति, नई जातियों की उत्पत्ति। तो डार्विन का जो ये नई जातियों की उत्पत्ति था, ठीक है,
ये प्रयोग उस टाइम पे चल रहा था, तो सारे वैज्ञानिक किस ओर ध्यान दे रहे थे, डार्विन की तरफ दे रहे थे। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उस समय मीडिया, दूरसंचार का प्रचलन बहुत कम था। ठीक है ना। दूसरा कारण क्या बताना है कि भाई मेंडल को जीते जी सफलता क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि डार्विन का प्रयोग चल रहा था, नई जाति की उत्पत्ति, तो सारे वैज्ञानिक उस ओर ध्यान दे रहे थे और उस समय मीडिया, दूरसंचार का प्रचलन कम था। तीसरी बात अगर बात करें तो मेंडल ने अपने प्रयोग चर्च में रहते हुए किए थे, अपने प्रयोग कहाँ पे रहते हुए किए थे, चर्च में। ठीक है ना, इसलिए भी लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। तो ये 2-3 कारण थे जिनके कारण मेंडल को सफलता नहीं मिली थी। ठीक है ना, मतलब मेंडल को सफलता क्यों नहीं मिली थी जीते जी, ये 3 कारण बता देना। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि मेंडल को सफलता किन्होंने दिलाई, तो यहाँ पे बात करेंगे मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता के बारे में। मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता, अब देखो मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता के बारे में। मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता थे 3 वैज्ञानिक थे। ठीक है ना। अब 3 वैज्ञानिकों के बारे में देखो, एक तो था आपका कार्ल कोरेंस, ठीक है, दूसरा था एरिक वॉन सैनमार्क और तीसरा था हुंग्यो डी ब्रिज। ये 3 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1900 में, कब, सन 1900 में, और मेंडल की मृत्यु कब हो गई थी, 1884 में। तो मेंडल के मरने के काफी दिनों पश्चात, मतलब लगभग 16 साल बाद में, 15-16 साल बाद में इन 3 वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। तब से आज तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, जेनेटिक्स। अगर ये 3 वैज्ञानिक मेंडल के प्रयोगों को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं करते तो शायद ही आज हम मेंडल की जो जेनेटिक्स है वो नहीं पढ़ पाते। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन 3 वैज्ञानिकों को हम क्या कहेंगे, मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन सैनमार्क और आपका हुंग्यो डी ब्रिज। ये तीनों वैज्ञानिक अलग अलग देश के थे, जैसे कि ये आपका जर्मनी से बिलोंग करता था, ये हॉलैंड का था और ये उसी के देश का था, ऑस्ट्रिया का। ठीक है ना। ये 3 अलग अलग देशों के वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के नियमों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। अब इन्होंने प्रस्तुत भी क्यों किया था, क्योंकि ये भी तीनों वैज्ञानिक किसके ऊपर प्रयोग कर रहे थे, जेनेटिक्स से रिलेटेड प्रयोग कर रहे थे। किससे, जेनेटिक्स। ठीक है ना। इसी कारण इन्होंने क्या किया था, ये मेंडल के नियमों को लोगों को उजागर किया था। आज के लिए इतना ही, बाकी कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।